अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 21 है और लेक्चर नंबर 1 है। सारे लोगों को आवाज़ आ रही है जिसने ज्वाइन किया है? साउंड इज़ क्लियर? माय वॉइस इज़ कमिंग क्लियरली? Yes, sir. ओके। Yes. So I have sent all the foundation material in this group already, and I think today or before one day back, I have also sent one PDF and the one flowchart PDF also. Please turn off your cameras. Shahrukh Azad. Shahrukh Azad, please turn your camera off. Your cameras, please. Danish Khan. Thank you so much. This is my profile, and I have already sent my profile in the group. Today, the topic is Muslim law of succession, and we will focus on the mathematical calculation instead of the theoretical calculation, theoretical topics, because lots of videos there on the internet in a theoretical aspect, and my specialization or mastering in the how to simplify the Muslim laws of inheritance. If we talk about the Muslim law of succession, we have the two references. One is from the Holy Quran, and the second from the Hadith, or the you can say the speeches of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. In the Holy Quran, we have find out one ayah in Surah An-Nisa, ayat number 7, that is mentioned on the screen. लिर्रिजालि नसीबु मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबु मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर नसीबम मफ़रूदा। जिसमें कहा गया है कि मर्दों के लिए भी उस माल में हिस्सा है जो कि वालिदैन यानी पेरेंट्स ने छोड़ा हो और रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, और इसी तरीके से औरतों के लिए भी उस माल में हिस्सा है जो वालिदैन और रिश्तेदारों ने छोड़ा हो। यानी यहाँ से एक थंब रूल ये निकलता है कि मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स के लिए पेरेंट्स ने जो भी प्रॉपर्टी छोड़ी हो, रिलेटिव ने जो भी प्रॉपर्टी छोड़ी हो, उन दोनों के अंदर ही मेल एंड फीमेल का एक हिस्सा है, और जो कि एक प्री डिफाइंड रूल है थ्रू दी अल्लाह ताला के। तो वी कैन नॉट मॉडिफाई दिस रूल। इसी तरीके से हदीस के अंदर इब्ने माजा के अंदर 2717 के अंदर एम्फेसाइज किया गया कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और शायद ये आज के दौर में बिल्कुल जिस दौर में हम जी रहे हैं, शायद ऐसा लगता है कि शायद हमारे लिए एक ये प्रेडिक्शन था, लर्न द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एंड टीच देम टू द पीपल्स फॉर they are half of the knowledge, they will be forgotten and they will be the first thing to be taken away from my ummah। यानी ये वो इल्म है जो कि सबसे पहले दुनिया से उठा लिया जाएगा। इसको हाफ नॉलेज से के बारे में बताया गया है, इट्स ए हाफ नॉलेज है, इसको सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। मुस्लिम इनहेरिटेंस को मेरे अकॉर्डिंग दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक है रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको नोबडी कैन चेंज इट, हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ऑलरेडी प्री डिफाइंड है कुरान और हदीस के अंदर। हाँ, जो कैलकुलेशन मेथड है वो मल्टीपल्स हो सकते हैं, मल्टीपल वेज हो सकते हैं। मेरा जो कैलकुलेशन मेथड है वो है फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स के थ्रू कैसे उसको सिंप्लीफाई किया जाए।
और फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स भी, जो 5 to 8 स्टैंडर्ड में आप पढ़ते हैं, इट्स नॉट ए टफ टास्क, सबको आता है। होली कुरान के अंदर केवल 3 आयत करीमा हैं या 3 वर्सेस हैं जिसके अंदर इनहेरिटेंस के बारे में डिफाइन किया गया है। और वो जो 3 वर्सेस हैं उनमें 4:11, चूंकि चैप्टर नंबर ये 4 है, यानी ये 4:11 है, दैट इज 4:12 है, एंड 4:176 है। ये सारा रॉ मटेरियल जितना भी फाउंडेशन है, तकरीबन जब से बैच फॉर्म हुआ है तब से मैंने सारा डॉक्यूमेंटेशन आपकी तरफ फॉरवर्ड कर दिया है। कुरान के अंदर जो फिक्स्ड शेयर्स के बारे में मेंशन है वो केवल 1/2 के बारे में मेंशन है। किसको 1/2 जाएगा, किसको 1/4 जाएगा, 1/8 जाएगा, 2/3, 1/3, 1/6, इसके ऊपर 3 टाइप्स का डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको दिया है। एक किताब आपको दी गई थी, मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की, रेड कलर की, उसमें 9 पेजेस इंग्लिश में है, 9 पेजेस उर्दू में है। आई थिंक आपने प्रिंट करा लिया होगा। इसी तरीके से फ्लो चार्ट्स ही मैंने दिए हैं, और इसी तरीके से मैंने डे बाय डे कुछ स्नैपशॉट आपको शेयर्स ऑफ द इनहेरिटर्स के बारे में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको फॉरवर्ड किया है। वो सारे यूज़फुल होंगे आज की क्लास में। ये एक ओवरव्यू आपको दिया जा रहा है जो आपको डॉक्यूमेंटेशन भेजा गया है, फिर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन अभी थोड़ी देर में करेंगे। सईद दिलशाद इकबाल साहब अपने मोबाइल फ़ोन को ऑफ कर लें, डिस्ट्रैक्शन पैदा हो रहा है। और सईद यूसुफ साहब भी प्लीज़ स्विच ऑफ योर कैमरा, कैमरे को अपने बंद कर लें, मेरा कैमरा ही चलता रहने दें। टाइप्स ऑफ जो इनहेरिटर्स हैं वो 3 तरह के इनहेरिटर्स होते हैं। इल्मुल फराइज़ या मदारिस के अंदर जो पढ़ाया जाता है हम उसको ज़बल फ़रूज़ के नाम से जानते हैं। बट हमारे इस बैच के अंदर बहुत सारे लॉयर्स हैं, एलएलएम और एलएलबी के स्टूडेंट हैं। उनके लिए ज़बल फ़रूज़ का मतलब है फिक्स्ड शेयरर या कुरानिक ईयर्स। दूसरी तरह के जो इनहेरिटर्स हैं वो आसाबात कहलाते हैं, जिसको हम रेसिडुअरी बोलते हैं या एग्नेटिक बोलते हैं। और इसके अंदर भी मल्टीपल तरह के एयर्स आते हैं। रेसिडुअरी हिमसेल्फ होते हैं, रेसिडुअरी बाय एनुदर होते हैं, रेसिडुअरी विद एनुदर होते हैं, जिसका डिस्कशन धीरे धीरे आएगा 3 मंथ के कोर्स में। तीसरे तरह के जो इनहेरिटर्स हैं वो ज़बिल अरहम, जिसको डिस्टेंट किंड्रेड या यूटेराइन ईयर्स के नाम से जाना जाता है। जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस किया जाता है तो उसका जो ऑर्डर होता है वो 1 2 3 होता है। सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन कुरानिक ईयर्स में कहें या यू कैन से प्राइमरी ईयर्स के अंदर कहें, सबसे पहले प्राइमरी ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। प्राइमरी ईयर में डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद अगर कुछ स्टेट रिमेनिंग बचती है या रेसिड्यू बचता है, दैट विल गो टू दी असाबात, यानी रेसिडरी के अंदर जाता है। अगर प्राइमरी ईयर्स भी एग्जिस्ट ना करें और सेकेंडरी भी एग्जिस्ट ना करें, देन प्रॉपर्टी का जो शेयर है दैट विल गो टू दी डिस्टेंट किंडरेड। ये धीरे धीरे हम लर्न करेंगे। थंब रूल याद रखना है, फर्स्ट द डिस्ट्रीब्यूशन विल गो टू दी प्राइमरी ईयर्स। प्राइमरी ईयर्स के बाद कुछ स्टेट अगर बच जाता है दैट विल गो टू दी एग्नेटिक या रेसिडरी में जाएगा। और अगर इन दोनों में से कोई नहीं है देन फिर वो डिस्टेंट किंडरेड की तरफ जाता है। हमारा जो फोकस रहेगा इस कोर्स में वो 2 तरह के ईयर्स के ऊपर रहेगा, प्राइमरी ईयर्स और रेसिडरी के बारे में। इस कोर्स में हम डिस्टेंट किंडरेड के बारे में नहीं पढ़ेंगे। कुरानिक ईयर या जिसको प्राइमरी ईयर कहा जाता है, उसके अंदर मेल और फीमेल 2 तरह की कैटेगरी दी गई है। मेल में केवल 4 कैंडिडेट हैं, हस्बैंड, फादर,
ग्रैंडफादर एंड मैटरनल ब्रदर। और जो फीमेल है उसमें वाइफ है, मदर है, डॉटर, ग्रैंड डॉटर, रियल सिस्टर यानी सगी बहन, पैटर्नल सिस्टर, सौतेली बहन, मैटरनल सिस्टर, माशरिक बहन। और कुछ बुक्स में ये 9 लिखे होते हैं, कुछ बुक्स में इन दोनों को 8 ही में ही लिखा होता है। जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन हैं 42, इनमें से आई थिंक सबको सब ईयर्स के बारे में मालूम होगा, और मैं समझता हूँ कि इसमें शायद प्रॉब्लम होना चाहिए। मैटरनल ब्रदर, पैटर्नल ब्रदर, रियल ब्रदर। रियल ब्रदर का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? रियल ब्रदर किसको कहा जाता है जी? टू वे कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं जब भी हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे आप। सर सगे भाई सगे बहन को। सगे भाई सगी बहन को। तो जो रियल ब्रदर और रियल सिस्टर है उसमें फादर और मदर दोनों ही क्या होते हैं? सेम होते हैं, कॉमन होते हैं। लेकिन जो पैटर्नल ब्रदर है और जो पैटर्नल सिस्टर है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल ये होगा कि यहाँ पर एक कैंडिडेट है, उसने 2 शादियां की हैं, W1, वाइफ 1 और W2। ये फादर है। इस फादर और इस वाइफ से एक S1 पैदा होता है और एक D1 पैदा होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर। ठीक है। एंड सिमिलरली जो फादर और इस W2 से जनरेशन आ रहा है, लेट से S2 और D2। S2 और D2 आपस में क्या है? रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर्स। लेकिन ये S1 एंड D1 और S2 एंड D2, इनका रिलेशन आपस में क्या है? पैटर्नल ब्रदर एंड पैटर्नल सिस्टर। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? एनी कंफ्यूजन भाई? No, clear. ओके, क्लियर नाउ। जो मैटरनल ब्रदर एंड मैटरनल सिस्टर है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है उसको भी अंडरस्टैंड कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक W1 है फॉर एग्जाम्पल। इसके 2 किड्स हैं, S1 और S2। और जो ये F है, F1 के साथ में इसका मैरिज हुआ, और यहाँ से S1 और D1 की पैदाइश हुई। तो S1 और D1 यहाँ पर रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर हैं। बट ये जो F1 है जो कि फादर है इन दोनों का, R1 और इसका D1 और S1 का, लेट से इसकी या तो डेथ हो जाती है, या इन दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाता है, तलाक के थ्रू या खुला के थ्रू। और इसने सेकंड मैरिज किया, लेट से ये H1 था फॉर एग्जांपल, इसने H2 से दूसरा मैरिज किया। अब इस H2 से और इस W1 से, यानी ये W1 से फिर यहां पर S1, S2 और D2 यहाँ पे पैदा होते हैं। तो H2 प्लस W1 से जो ये S2 और D2 पैदा हुए हैं, इनको हम रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर बोलेंगे। लेकिन
इनका जो रिलेशन होगा आपस में, यानी ये रियल ब्रदर और ये रियल सिस्टर, और ये रियल ब्रदर और ये रियल सिस्टर, ये आपस में मैटरनल ब्रदर एंड मैटरनल सिस्टर कहलाएंगे। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट मैटरनल ब्रदर सिस्टर का? एनी डाउट? किसी शख्स ने किसी औरत से शादी किया, उसको पहले से ही औलादें हैं, बेटा और बेटी, तो वो सगे भाई बहन हैं। जब इसने शादी किया W1 से, तो उससे कुछ औलादें पैदा हुई, तो ये औलादें आपस में रियल हैं। लेकिन ये पहली औलादें जो कि पहले हस्बैंड से हैं, H1 से हैं, और जो दूसरे हस्बैंड से हैं, तो ये माँ के वास्ते से थ्रू दी मदर इनका रिलेशन क्रिएट हो रहा है। दैट्स वाई ये कहलाएंगे मैटरनल ब्रदर एंड मैटरनल सिस्टर, ये यूटराइन ब्रदर एंड सिस्टर। एनी डाउट इन दी पैटर्नल ब्रदर पैटर्नल सिस्टर और मैटरनल ब्रदर मैटरनल सिस्टर में किसी को? चैटिंग पे कुछ ना लिखें, क्योंकि चैटिंग में फिर देखने में हमें टाइम नहीं मिलता है। आप सारे के पास माइक्रोफोन है, आप उसको ऑन करके बोल सकते हैं। क्लियर सर, नो डाउट। ठीक है। तो प्राइमरी ईयर्स के बारे में हमें पता लग गया है कि कितने मेल में हैं कितने फीमेल में। और यहाँ पे आप ये भी देखेंगे, यू विल सी दैट कि देयर इज नो नेम ऑफ द सन। यहाँ पे सन, ग्रैंड सन का कहीं पर भी नाम नहीं है। यानी प्राइमरी ईयर्स में, जिसको हमने पीछे डिस्कशन किया है कि सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन किसके बीच में होगा, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरी ईयर्स में जाएगा। और प्राइमरी ईयर्स की लिस्ट में बेटे का नाम नहीं है। ओके। तो बेटे को पोते को हिस्सा तो मिलता है, लेकिन वो वेटिंग लिस्ट में है। पहले प्राइमरी लोगों को मिल जाता है, और प्राइमरी ईयर्स में बेटे का नाम नहीं है, सेकेंडरी लिस्ट में उसका नाम आता है। ये जो लिस्ट है ये है रेसिड्यूरी की। और रेसिड्यूरी में जो कि मदारिस में पढ़ाया जाता है, इल्मुल फराइज, उसमें असबा बी जो गैरी है, इसको कोर्ट की लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम रेसिड्यूरी बाय हिमसेल्फ। कहाँ गया? नहीं, रेसिड्यूरी बाय, बेटा और बेटी है, रेसिड्यूरी बाय एनोदर। इसका नाम होता है रेसिड्यूरी बाय एनोदर। इसको शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं, RBA। और मदारिस की लैंग्वेज में हम इसको याद कर सकते हैं ABG। दोनों ही टर्म हम लेके चल सकते हैं यहाँ पे। असबा मागरी ये भी एक रेसिड्यूरी की कैटेगरी है, जिसमें केवल फीमेल ही आती हैं। और ये कहलाता है रेसिड्यूरी विद एनोदर। कुछ और भी नाम हो सकते थे, बट जो नाम स्कॉलर्स ने डिफाइन किए हैं कोर्ट के अकॉर्डिंग, या इस्लामिक स्कॉलर ने, वो ये है रेसिड्यूरी विद एनोदर। इसको हम RWA बोल सकते हैं। और असबाबी नफसी, यानी इसको वैसे ABN कहते हैं। और वैसे कोर्ट की लैंग्वेज में याद रखना है तो हम इसको रेसिड्यूरी विद रेसिड्यूरी बाय हिमसेल्फ, रेसिड्यूरी बाय हिमसेल्फ। तो जो भी आप याद रखना चाहें, इसको RBH, RWA, RBA, या ABG, और इसको AMG, एंड दैट इज ABN, जो भी वॉट एवर रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। जो ABG है या रेसिडरी बाय एनोदर है, उसमें बेटा बेटी हैं, पोता पोती हैं, रियल सिस्टर रियल ब्रदर, पैटर्नल सिस्टर पैटर्नल ब्रदर। ये धीरे धीरे पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह सारे याद हो जाएंगे आगे।
और जो रेसिडुअरी विद अनोदर है उसमें दोनों ही फीमेल हैं, यानी रियल सिस्टर डॉटर के साथ में एग्जिस्ट करती हो या रियल सिस्टर ग्रैंड डॉटर के साथ। इसी तरीके से पैटर्नल सिस्टर डॉटर के साथ में या पैटर्नल सिस्टर ग्रैंड डॉटर के साथ में। तो यहाँ पे रियल सिस्टर जो है रेसिडुअरी बनेगी, यहाँ पे रियल सिस्टर रेसिडुअरी है, यहाँ पैटर्नल सिस्टर और पैटर्नल सिस्टर। जो एग्नेटिक मेल हैं उसमें चार कैटेगरी हैं फर्दर: बेटा, पोता, पड़पोता, बाप, दादा, परदादा, सगी बहन, सगा भाई, सौतेला भाई, सगे भाई के बेटे, सौतेले भाई के बेटे, और फादर के जो रियल ब्रदर हैं या फादर के जो पैटर्नल ब्रदर हैं। तो ये धीरे धीरे कैटेगरीज जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे याद हो जाएंगी, अभी इस पे इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी केवल आपको याद रखना है केवल इन प्राइमरी ईयर्स के बारे में, और ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। जो बुक आपको दिया है उसको तब हमने फॉलो करना है जब हम कोई क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ से हमारा कैलकुलेशन मोड शुरू होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस जब भी होगा वो आफ्टर द डेथ होगा। तकरीबन 12 साल से हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारी किताबें हमने लिखी हैं, और 20 बैच अब तक कंप्लीट हो चुके, मोर देन 1500 कैंडिडेट्स हम टीच कर चुके हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के जनरेट होते हैं, तो समटाइम्स ये भी क्वेश्चन आता है कि हमने अपनी प्रॉपर्टी को अपनी लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो हमें तीन चीज़ों पर फोकस करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जी प्रॉपर्टी है इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग वो कितने तरीके से हम कर सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम लॉ ऑफ सक्सेशन तीन तरीके से की जाती है, जिनके रेफरेंसेस यहाँ पर मौजूद हैं। ये इंटरनेशनल हदीस हैं, आप नेट पे जाके अगर लिखेंगे मुस्लिम 4177 तो आपको वहाँ पे कोटेशन मिल जाएगा। तो पहला जो टर्म है वो है गिफ्ट या हिबा। तो गिफ्ट का मतलब है आप किसी को गिफ्ट अगर देंगे तो अपनी लाइफ में ये शायद देंगे। तो गिफ्ट के बारे में कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं कि ये भी एक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, और ये एक ऐसी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है जिसमें हम अपनी मौत से पहले ही, यानी अपनी ज़िंदगी में, उसको फुल ऑनरशिप दे देते हैं। और ये गिफ्ट रिलेटिव्स में भी दिया जा सकता है, ब्लड रिलेशन ना हो तब भी दिया जा सकता है, इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। गिफ्ट की कोई लिमिटेशन नहीं है। होल प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं, पार्शियल प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, ब्लड ग्रुप में भी, नॉन ब्लड ग्रुप में भी, इक्वल भी अनइक्वल भी। लेकिन यहाँ पर की पॉइंट्स ये है कि अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम लॉ ऑफ सक्सेशन, इफ यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉपर्टी अमंग योर चिल्ड्रन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर आप अपनी लाइफ में अपनी औलाद के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो वो इक्वल होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप एक नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि आप जब ओल्ड एज को पहुंच जाएंगे तो आपने जो नफरत के बीज अपनी औलाद के बीच में लगाए हैं उसका रिजल्ट आप अपने ओल्ड एज में फिर देखेंगे। तो औलाद के बीच में चाहे मेल हो या फीमेल हो, अपनी जिंदगी में इफ यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इट दैट मस्ट बी इक्वल। हाँ, बट कुछ कंडीशनल एक्सेप्शनल हैं। स्कॉलर सेज कि कोई बच्चा ऐसा है जो कि अपाहिज है, किसी की आंखें नहीं हैं, किसी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, या एक बच्चा है आपका जो पढ़ लिख कर सेटल्ड हो चुका है और एक अभी चौथी पांचवी क्लास में है और आप ऑन दी डेथ बेड के ऊपर हैं, तो आप दोनों को बुला के काउंसलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वल होना चाहिए लाइफ में, वो आप यहाँ से हदीस से ले सकते हैं। नुमान बिन बशीर रदी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस मैंने आपके ग्रुप में सेंड की थी, आई थिंक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। और यहाँ पे दो की पॉइंट्स ये भी याद रखना है कि गिफ्ट जो है वसीयत नहीं है, इस्लामिक विल के बराबर नहीं है, और ना गिफ्ट इनहेरिटेंस है।
इस्लामिक विल एक अलग पार्ट है, इनहेरिटेंस एक अलग पार्ट है। दूसरा ट्रांसफर ऑफ जो प्रॉपर्टी है वो है इस्लामिक विल, जिसको हम वसीयत कहते हैं। तो उर्दू में तो वसीयत का वर्ड का मतलब हम समझते हैं क्या होता है, लेकिन इफ वी आर राइटिंग दी जस्ट विल, तो इस विल को ये समझ लिया जाता है कि ये विल जो हिंदू लॉ ऑफ सक्सेशन के अकॉर्डिंग है वो शायद विल है। वो विल किसी को भी की जा सकती है, बट अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जो इस्लामिक विल है उसका एक लिमिटेशन है जिसके रेफरेंसेस यहाँ पर मौजूद हैं। उसका एक लिमिटेशन है कि वो हम एक तिहाई से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो विल भी एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, बट ये एग्जीक्यूट कब होगी? आफ्टर द डेथ। लेकिन आप इसको लिखते कब हैं? आप इसको अपनी लाइफ में लिखते हैं, और ये इम्प्लीमेंट होगी आपकी डेथ के बाद। और इस्लामिक विल उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है जो कि एयर्स हैं, यानी जिनको इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग शेयर्स जा रहे हैं। तो जिनके ऑलरेडी शेयर्स डिफाइंड हैं कुरान और हदीस के अंदर, उनको हम वसीयत नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने ऑलरेडी उनके लिए वसीयत के टर्म यूज़ किए हैं। यूसी कौमुल्ला फरीदतम मिनल्लाह, वसीयतम मिनल्लाह। इसकी मैक्सिमम जो लिमिट है इस्लामिक इनहेरिटेंस, इस्लामिक विल की, वो कितनी है? 1/3 है। वो भी किसके लिए? नॉन एयर्स के लिए। बट यहाँ पर जो की पॉइंट है दैट मस्ट बी रिमेंबर, कि इस्लामिक विल जो अप्लाई होगा वो पूरी स्टेट के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। उसमें से दो एक्सपेंसेस आपको निकालने होंगे। आपके कफन दफन पे जो भी खर्च होगा उसको आप माइनस करेंगे, और अगर आपकी मौत हुई है और आपने किसी से कर्ज ले रखा था, ये कर्ज एक वो भी है जो आपने किसी से उधार ले रखा था, और यहाँ पर ये वो कर्ज भी है जो आपने अपनी बीवियों के महर नहीं दिए हैं। वो महर की रकम भी, यानी डॉर की रकम भी यहाँ से निकाली जाएगी। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर विल एप्लीकेबल होगी। इसका एक फार्मूला है जो अभी आगे डिस्कशन करेंगे। तो विल जो एग्जीक्यूट होगी, दो एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर 1/3 विल अप्लाई होगा, और ये नॉन एयर्स के लिए होगा। तीसरा ट्रांसफर ऑफ जो प्रॉपर्टी है वो है इनहेरिटेंस, या जिसको हम मीरास बोलते हैं। इस पर हमारा कोई भी राइट नहीं है। यहाँ गिफ्ट में हमें अधिकार दिया गया था कि हम चाहते तो पूरी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते थे, पार्शियल कर सकते थे, किसी को भी दे सकते थे, इक्वल अनइक्वल कर सकते थे, औलाद में बराबरी कर सकते थे। विल में लिमिटेशन था, 1/3 तक की प्रॉपर्टी हम किसी को दे सकते थे नॉन एयर्स के लिए। लेकिन यहाँ पे हमारी कोई भी चॉइस नहीं है, क्योंकि हमारी यहाँ पे मौत हो चुकी है। आफ्टर द डेथ वो रूल्स काम करेंगे जो रूल्स 411 में मेंशन है, 412 के अंदर मेंशन है, और 4176 के अंदर मेंशन है। 411 शुरू होती है यूसी कोमुल्लाहु फी औलादिकुम, 412 शुरू होती है वलाकुम निस्फु मा तराका, और 4176 शुरू होती है यस्तफ्तूना का। इन कीवर्ड से शुरू होती है। ये इनहेरिटेंस केवल जो उसके लीगल शेयर्स हैं उन्हीं के लिए हैं जिनके हिस्से कुरान और हदीस के अंदर बयान किए गए हैं। लेकिन इनहेरिटेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले 3 एक्सपेंसेस आपको निकालने पड़ेंगे: कफन दफन, कर्ज, और जो मरने वाले ने वैलिड विल किया होगा 1/3 तक। उससे ज़्यादा अगर विल होगा तो उसको रिड्यूस किया जाएगा। 3 एक्सपेंसेस को निकालने के बाद इनहेरिटेंस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। अब यहाँ पर हम लेकर चलते हैं कि किसी शख्स की मौत हो चुकी है, तो उसके मरने के बाद भी इस्लामिक लॉ ऑफ सक्सेशन के अंदर जो शख्स दुनिया से जा चुका है, 4 ड्यूटीज वो छोड़ कर जाता है। और वो 4 ड्यूटीज में पहली ड्यूटी है हमें जो फुलफिल करनी है उसका कफन दफन। दूसरे नंबर पर उसकी कर्ज की अदायगी।
तीसरे नंबर पर उसके विल को एग्जीक्यूट करना है, जिसके लिए विल लिखी गई है उसको देना है, और चौथे नंबर पर जो अमाउंट बचेगा वो उसके वारिसीन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर किसी की डेथ होती है, मान लेते हैं कि मेरी ही डेथ हो जाती है, और मेरी टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट, अब इसमें जो टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट है ये याद रखना है, कार है, कोठी है, बंगला है, डायमंड है, बिटकॉइंस है, शेयर मार्केट है, या फार्मिंग लैंड है, ईच एंड एवरी जो भी बिलोंगिंग टू मी था, वो सारा मेरा क्या बन जाएगा, तर का बन जाएगा। तो उस सब की जो कॉस्ट है, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए मान लिया हमने कि 1 लाख रुपए हमारी मौत के बाद आफ्टर माई डेथ मेरा टोटल जो एसेट है वो 1 लाख रुपए था। मेरा जो फनरल अमाउंट है, जो कफन दफन पर हुआ, खर्च हुआ, क्योंकि आज की डेट में कोई कफन दफन फ्री में नहीं होता है, किसी की हॉस्पिटल में डेथ हो गई या दूसरी कंट्री में हो गई, वहां से आने का जो एक्सपेंसेस है, जब तक कि कवर में ना लेटा दिया जाए, जो भी एक्सपेंसेस हैं उन एक्सपेंसेस को नोट कर लिया जाएगा। लेट्स से दिस इज 10,000, जस्ट कंसीडर इट। और जब मेरी डेथ हुई, तो मेरी डेथ पर ये जो कर्ज था मेरे ऊपर, लेट्स से दैट वाज दी 30,000, 30,000 रुपए का था। और मैंने अपनी डायरी के अंदर एक नोट लिखा था, 25,000 का एक बिल बनाया था किसी अनाथ आश्रम के लिए, या किसी शेल्टर के लिए, या किसी मदारिस के लिए, या किसी बेवा के लिए, किसी के लिए भी किया गया था। मल्टीपल लोगों को भी दिया जा सकता है विल का अमाउंट, किसी एक को भी दिया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन ये है, जब भी मेरी डेथ के बाद डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी काजी या मुफ्ती करना चाहेगा, तो उसको देखना चाहिए कि क्या जो विल किया गया है ये ठीक किया है अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। क्योंकि यहाँ पे विल के लिए एक रूल है कि दो एक्सपेंसेस निकालने के बाद विल एग्जीक्यूट होगी, नॉट मोर देन 1/3। तो ये जो दो एक्सपेंसेस हैं उनको निकालने के बाद विल एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पर एक विल का फार्मूला यहाँ पर दे रखा है, और टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट जो है दैट इज 1 लाख है, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है। और जो कफन दफन पे खर्च हुआ, फनरल एक्सपेंसेस अमाउंट, दैट इज 10,000, और जो मेरे ऊपर कर्ज था दैट इज 30,000, ब्रैकेट क्लोज, एंड दैट इज बाय 3 होल का, एंड दैट इज 1 लाख माइनस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40,000, 40,000 ऑब्लिक 3, और ये हो गया 60,000 ऑब्लिक 3। तो ये कितना आ गया, 20,000। ये सबको क्लियर है जो फार्मूले में वैल्यूज पुट की गई हैं? कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको समझ नहीं आ रहा हो? इसके लिए Yes, sir. ओके। नाउ यहाँ पर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहेगा इनहेरिटेंस की मेरे वारिसों में, उसको ये चाहिए कि पहले वो इसको रिड्यूस करे। ये गलत है, इनवैलिड है। जो वैलिड होगी वो कितना होगा, अकॉर्डिंग टू दी लॉ ऑफ सक्सेशन या मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, 20,000 की वसीयत की जा सकती है, 25 की नहीं की जा सकती। क्योंकि मेरा जो छोड़ा हुआ अमाउंट है, वे किसी का कैमरा खुला हुआ है, अफरोज जबरीन, प्लीज उसको कैमरे को बंद कर दें, डिस्ट्रक्शन पैदा होता है बार बार, उसको बंद करें कैमरे को, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर हमारे कफन दफन पे 10,000 रुपये खर्च हुआ, हमारे ऊपर कर्ज ये था, और विल हमने ये की थी। तो ये जो फार्मूला लगाया गया है, हर एक शख्स की मौत होनी है, इसमें कोई शक नहीं है। और अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम लॉ ऑफ सक्सेशन ये फार्मूला हर एक कैंडिडेट पर अप्लाई होगा जो यहाँ पर लिखा गया है। नाउ इनहेरिटेंस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए ये कहा गया कि आपने 3 एक्सपेंसेस निकालने हैं। ये एक्सपेंस हमें मालूम हो गया, ये एक्सपेंस भी मालूम था, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।
इनहेरिटेंस अमाउंट जो कि वारिसीन में तकसीम होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनमें से तीन एक्सपेंसेस आप निकालेंगे। ये फार्मूला भी हर एक की मौत के बाद अप्लाई होना है। 10,000 प्लस 30,000 हमारे ऊपर कर्ज था, और 20,000 रुपए की वसीयत। तो फार्मूला तो यही लगेगा। आपके पास हो सकता है कि कर्ज ना हो सकता है आपने बिल ना की हो, बट अगर आप स्टडी करेंगे 411 का और 412 का, 411 में एक बार वसीयत के बारे में बोला गया है, 412 में 3 टाइम्स बोला गया है। तो इसका मतलब ये है कि इफ़ यू हैव दी सफिशिएंट अमाउंट, आपके पास अच्छा खासा अमाउंट है, आपकी औलाद के लिए भी, तो बेटर इज दैट कि आप वसीयत कर दें, क्योंकि ये आपके लिए, आपके पास आखिरत के लिए एक ज़ख़ीरा बनेगी। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है और आपकी औलाद के पास भी अच्छा खासा अमाउंट बच जा रहा है, तो हमें वसीयत कर देना चाहिए रिश्तेदारों के लिए, गरीबों के लिए। जो कुरान करीम में जब हम सूरह निसा की आयत नंबर स्टार्ट करते हैं, निसा, तो उसमें ये भी आपके पास देखेंगे कि उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जब विरासत की तकसीम करने लगे और कुछ लोग ऐसे आ जाएं जिनका हिस्सा आपकी उस प्रॉपर्टी में नहीं है, जो शख्स मरा है, तो भी उन लोगों को कुछ दे दिया जाए, यानी एक तरगीब दे दी जाए, दी जा रही है, ताकि जो इनहेरिटेंस अमाउंट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन से मैक्सिमम लोगों को फायदा हो सके। तो यहाँ पर ये 1 लाख में से कितना आपने माइनस करेंगे यहाँ पे? 40 और 20, 60,000, माइनस 60,000। तो इट मीन्स इनहेरिटेंस जो अमाउंट है, जो कि ईयर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो 40,000 होगा। तो आई थिंक ये दो फार्मूले लगाए गए हैं, ये सबको आ गया होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एनी क्वेश्चन इन दोनों फार्मूले में? किसी का कोई क्वेश्चन है जो अंडरस्टैंड ना हुआ हो? दोनों जो फार्मूले में वैल्यूज रखी गई हैं, उससे जो रिजल्ट आए हैं वो क्लियर है सबको? एनी डाउट यहाँ पर? नो हाँ, डाउट सर। ठीक है। आपके जो क्वेश्चन लेंगे क्लास के ख़त्म होने के बाद लेंगे। हुसैन साहब, मैं अपना मोबाइल कैमरा ऑफ करें प्लीज़। ये सारे लोग खोलेंगे तो स्क्रीन पे कैमरे ही कैमरे आएंगे। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है, और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको तकरीबन 1.5 मंथ से डॉक्यूमेंटेशन भेजा जा रहा है कि इसका कितना शेयर होगा, मल्टीपल तरीके से भेजा गया है। और सूरह निसा की आयत नंबर 11 और 12 को इसमें हमने कवर करने की कोशिश की है। यहाँ पर ये कहा गया है कि हस्बैंड की डेथ हो गई है और उसने अपने पीछे मदर, फादर, वाइफ, सन और डॉटर को छोड़ा है। तो फर्स्ट जो क्लास होती है उसमें हम कैलकुलेशन को लिख कर रख लेते हैं सारा, क्योंकि बाकी फिर हम आपके सामने ही कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में जब कभी भी हम किसी क्वेश्चन को रिजॉल्व करेंगे, तो इन दैट क्वेश्चन वी विल टेक आउट कि कितने मेंबर्स मौजूद हैं, उनकी कैटेगरी क्या है, दे आर दी प्राइमरी ईयर और दे आर दी सेकेंडरी ईयर, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एंड उनके शेयर क्या है अकॉर्डिंग टू दी होली कुरान एंड दी हदीस। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 1 में हमने लिस्ट ऑफ दी इनहेरिटर्स, यानी कौन कौन वारिस है और उसके शेयर की क्या वैल्यू है। तो जो मदर है, इसको हम जबिल फ्रूज भी बोलते हैं, या प्राइमरी ईयर्स हम इसको बोलेंगे। मदर प्राइमरी ईयर्स में आती है हमेशा, फादर भी प्राइमरी ईयर्स के अंदर है, और वाइफ भी प्राइमरी ईयर्स के अंदर है। मदर का जो शेयर है 1/6 है। क्यों? आई थिंक आप लोगों को भी याद हो गया होगा, चूंकि पूरे 1.5 मंथ से डॉक्यूमेंटेशन भेजा जा रहा है। और जब भी क्लास हो आपके पास दोनों ही जो बुक हैं उनकी कॉपी रखी होनी चाहिए आपके टेबल पे। माँ का शेयर 1/6 है। क्यों? ड्यू टू किड्स। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये सूरह अन-निसा की 4:11 में लिखा हुआ है।
फादर का शेयर भी 1/6 है। जब मरने वाले की औलाद मौजूद हो तो उसके वालिद का शेयर 411 है, और मरने वाले की औलाद मौजूद हो तो उसकी बीवी का शेयर 1/8 है। ये 412 में लिखा हुआ है। तो ये सारे के सारे होली कुरान से ही लिए गए हैं। जब कभी भी बेटा और बेटी को एग्जिस्ट करती है, एक साथ एग्जिस्ट करती है, तो ये रेसिडुअरी में आते हैं। और अगर इनको और एक्सपेंड किया जाए, जो धीरे धीरे आगे करेंगे, तो जो सन है, इसकी जो कैटेगरी होती है, इस सन को हम बोलते हैं कि ये रेसिडुअरी है बाय हिमसेल्फ, या इसको असबा बिनफ्सी कहा जाता है। और जो डॉटर है, ये भी रेसिडुअरी। अगर ये डॉटर अकेली होती, अगर ये सन एग्जिस्ट नहीं करता, तो डॉटर प्राइमरी ईयर्स में होती है, और डॉटर का हिस्सा कितना होता है, 1/2 होता है। लेकिन जब डॉटर जो है साथ में एग्जिस्ट करती है सन के, तो डॉटर रेसिडुअरी में चली जाती है। और ये धीरे धीरे सब आपको याद हो जाएंगे। ये रेसिडुअरी बन जाती है बाय एनोदर। और यहाँ बाय एनोदर का मतलब है कि सन के साथ में ये अब रेसिडुअरी बन गई। अब ये दोनों को जो शेयर मिलेगा, जो रेसिड्यू बचेगा, यानी आफ्टर गिविंग दी प्राइमरी शेयर्स टू दी मदर, फादर और वाइफ को देने के बाद जो बचेगा, वो फिर किसको जाएगा, बेटा और बेटी को जाएगा, यानी आर। और इस आर के अंदर इनको जो मिलेगा वो 2:1 का रेशियो मिलेगा। और ये कहाँ मेंशन है, ये सूरा निसा की 4:11 के अंदर मेंशन है। यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दक्रि मिस्लु हज्जिल उनसायैन, कि बेटे का हिस्सा यानी मर्द का हिस्सा जो है वो दो औरतों के बराबर है। ये यहाँ पर मेंशन है। बट ये एवरी टाइम ऐसा नहीं है। इसके ऊपर भी आगे हम इन डेप्थ केस स्टडी करेंगे कि एवरी टाइम ऐसा नहीं होता कि औरत को आदमी से कम मिलता है। उसके ऊपर हमारी एक अलग से किताब है, इनहेरिटेंस शेयर्स ऑफ मुस्लिम वुमेन, जिसमें हमने ये प्रूफ किया है कि ये एवरी टाइम ऐसा नहीं है कि औरत को आदमी से कम मिलता है। कभी औरतों को आदमियों से ज़्यादा भी मिलता है, कभी बराबर मिलता है, कभी मेल को मिलता ही नहीं है, फीमेल को ही मिलता है। इसका भी डिस्कशन जब एंड ऑफ द कोर्स हो रहा होगा तो करेंगे। बहरहाल इस क्वेश्चन के अंदर ये प्राइमरी ईयर्स है और ये सेकेंडरी ईयर्स है। सही बुखारी की हदीस नंबर 6732 है, 6732, जिसमें मेंशन किया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले हिस्से उनको जाएंगे जिनके फिक्स शेयर है, और बाकी जो बचेगा वो रेसिडुअरी को जाएगा। तो स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने प्राइमरी एयर्स को मदर, एफ स्टैंड फॉर फादर, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वाइफ, माँ का हिस्सा 1/6 है, फादर का 1/6 है, और वाइफ का 1/6 है। इसका एल्शियम 24 आ गया। तो आपने, जिन लोगों का एल्शियम नहीं आता है वो इस पे फोकस करेंगे। 24 6 से 4 टाइम्स कट जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में 1 है, यहाँ 4 आ जाएगा, इधर भी 4 आ जाएगा, और 8 3 जा 24। यानी टोटल जो प्राइमरी ईयर्स हैं उनको शेयर कितना जा रहा है, 11/24। इट मीन्स अगर ये 24/24 होता, इसका मतलब ये होता कि सारा ही बढ़ चुका है, लेकिन इसका मतलब ये है कि शेयर अभी भी बाकी है। तो जो बाकी है वो किसको जाएगा, बेटा और बेटी को जाएगा। तो स्टेप नंबर 3 में हम कैलकुलेट करेंगे कि जो रेसिडुअरी हैं, यानी जो सन एंड डॉटर हैं, उनके लिए कितना शेयर बचा है। तो शेयर लेफ्ट फॉर सन एंड डॉटर, होल जो स्टेट थी मरने वाले की, चाहे वो 1 करोड़ की हो या 1 अरब की हो, फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हम उसको क्या मानेंगे, होल मानेंगे, सारी संपत्ति। तो ये होल आ गया। होल में से 11 पॉइंट, जो ये 11/24 है, ये फ्रैक्शन की एक शक्ल है, यानी पार्ट ऑफ द होल, यानी इसका कुछ पार्ट
उसको माइनस कर देंगे तो जो आर की वैल्यू है रेसिड्यू की, वो 13/24 बचता है। एंड 13/24 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सन एंड डॉटर। तो सन एंड डॉटर का जो रेशियो है वो S:D यानी 2:1 है। और इनका एडिशन ऑफ रेशियो 3 हो जाएगा। अब जो 13/24 है, इसको डिवाइड किया जाएगा सन एंड डॉटर के अंदर। एंड स्टेप नंबर जो 3 का डी पार्ट है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर का मतलब जो रेसिड्यू है, जो बचा है, रेशियो ऑफ सन यानी दैट इज 2, एंड एडिशन ऑफ रेशियो इज 3। तो एडिशन ऑफ रेशियो ऑफ सन, तो ये जो आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू थी 13/24। 13/24 को हमने यहाँ पे कैरी किया। रेशियो ऑफ सन 2 है और एडिशन ऑफ रेशियो 3 है। 2 से इसको डिवाइड किया, ये 12 टाइम्स चला गया। 12 और 3 की मल्टीप्लाई कर दिया, ये 36 हो गया। ऊपर एक बचता है और इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कर दिया, दैट इज 13 हो गया। एंड सिमिलरली वी आर कैलकुलेटिंग द शेयर ऑफ द टोटल। आर की वैल्यू विल रिमेन द सेम, 13/24, दैट विल रिमेन द सेम। एंड रेशियो ऑफ डॉटर विल बी दी 1 है, चूंकि उसका एक है रेशियो, और एडिशन ऑफ रेशियो विल बी दी 3। तो ये इसकी मल्टीप्लाई 24 की 3 से करेंगे, दैट विल बी दी 72 होगा। तो मदर का शेयर ये फिक्स था, फादर का भी फिक्स था यानी प्रीडिफाइंड था, वाइफ का ही प्रीडिफाइंड था। अगर डॉटर अकेली होती तो उसका शेयर प्रीडिफाइंड था। एक डॉटर जब अकेली होती है तो उसको 1/2 मिलता है, दो या दो से ज्यादा होती हैं 2/3 में बराबर की शरीक होती हैं। लेकिन जब सन एंड डॉटर को एग्जिस्ट करते हैं तो उनके शेयर हमें निकालने पड़ते हैं। इसका शेयर भी हमने निकाल लिया फ्रैक्शनल फॉर्म में, और उसका शेयर भी निकाल दिया। इन सबके शेयर को निकालने के बाद इनका जो एलसीएम आएगा वो 72 आएगा। 6 की टेबल में 72 12 टाइम्स चला गया, ये भी 12 आ गया। 8 की टेबल में 9 टाइम्स जा रहा है। 36 की टेबल में 2 टाइम्स 72 जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई आप फिर किससे करेंगे, 13 से करेंगे, ये 26 हो जाएगा। यहाँ डिनोमिनेटर 72 है, दैट्स वाई 13 आ जाएगा। तो इन सब का एडिशन ऊपर जो है वो 72 आ जाएगा, और नीचे भी 72 आ जाएगा। और ये कहलाता है डॉक्टराइन ऑफ यूनिटी, यानी ये केस ऑफ यूनिटी है। मल्टीपल केस आएंगे जो हम पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हम केस ऑफ यूनिटी पे काम कर रहे हैं। तो ये जो हमने 4 स्टेप लिए हैं, क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है कि इसको समझने में प्रॉब्लम हो रहा हो कैलकुलेशन में? क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, आज तो वैसे ही पहला डे है। एलसीएम में किसी को कोई दिक्कत है, जो यहाँ पे 72 कैसे आ गया, ये कैसे सारे शेयर्स आ रहे हैं? एनी डाउट किसी को? No, sir. Fully understand. अब हमारे पास बेसिकली सारा मैटर तो मनी का मैटर है, ठीक है ना। ये हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? बिकॉज मेरी मौत के बाद 40,000 या 40 करोड़ या 40 अरब रुपए थे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना था। तो चाहे ये 40,000 हो, चाहे 40 लाख हो, या 40 करोड़ हो, या 40 अरब हो, स्टेप नंबर 1 वैसा ही रहेगा, देयर इज नो चेंज। 2 भी वैसा ही रहेगा, देयर इज नो चेंज। 3 स्टेप भी सेम रहेगा, और 4th स्टेप भी सेम रहेगा। अमाउंट का कैलकुलेशन स्टेप नंबर 5 में होगा। तो शेयर इन अमाउंट जब निकालेंगे तो हम एक शेयर का अमाउंट निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सारे शेयर हैं। इसको 12 शेयर जाने हैं, मदर को, फादर को भी 12 शेयर हैं, वाइफ के 9 शेयर हैं, बेटी के 26 शेयर हैं, बेटी के 13 शेयर हैं। तो यहाँ पे 1 शेयर अमाउंट जब निकालेंगे तो जो भी इनहेरिटेंस अमाउंट निकल कर आएगा आफ्टर डिडक्टिंग दी 3 एक्सपेंसेस, यानी फनरल का, कर्ज का और विल का, ये अमाउंट हमारा 40,000 आया।
और टोटल जो शेयर या डिवीजन है वो 72 है। तो 40,000 से 72 को डिवाइड करेंगे तो 555.55 एक शेयर की अमाउंट आएगी। और यहाँ पे मदर का जो हिस्सा है वो 12 हिस्से हैं, तो 12 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इनको 6,666 67 जाएगा। इसी तरीके से फादर का, वाइफ को 9 शेयर जाने हैं यानी इसको 5,000 जाना है, सन को 26 शेयर जाने हैं यानी इनको 14 और 444.44, और जो बेटी है उसका 7,222.22, और ये अप्रोक्सीमेटली 40,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस परफॉर्मेंस परफॉर्म किया जाएगा। ये एक केस स्टडी आपके सामने रखी गई है। बहुत सारे केसेस हैं जो कि हम आगे डिस्कशन करेंगे। मैंने जो अभी तक बुक्स लिखी हैं, सबसे पहले मैंने अपनी ये बुक लिखी थी। ये मैंने अपनी ही बुक लिखी है कि मेरी आज डेथ हो जाती है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस कैसे होगा। मैंने फार्मूलाज को लिख कर रख दिया है, कैलकुलेशन मेरी मौत के बाद मेरे घर वाले करेंगे। ये सारी किताबें टाइम टू टाइम आपको हम अपलोड करते रहेंगे। आपको जो बुक दी गई थी वो ये बुक थी जो आपके पास है। 9 पेजेस में इंग्लिश में है और 9 उर्दू के अंदर मौजूद है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, कैलकुलेशन में यूज़ की जाएगी। ये जो बुक है ये उन लोगों के लिए हैं जो कि मदारिस से बिलोंग करते हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स वहाँ नहीं पढ़ाया जाता। इसके वीडियोस भी अवेलेबल हैं। ये भी 20-25 पेज की किताब है। जो बुक जो है इस्लामिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है, इसी का ही ये हिंदी वर्जन मौजूद है। ये पोइट्री मैंने लिखा है, और हिंदुस्तान में पहली बार ये पोइट्री लिखी गई है कि जो भी शेयर्स हैं इनहेरिटेंस के उनको पोइट्री की शक्ल में लिख दिया गया है। जो स्टूडेंट LLM के हैं और LLB के हैं, चूंकि मैं लॉ कॉलेज के अंदर भी क्लासेस जाके लेता हूँ, अभी भी जामिया के अंदर शायद अभी इसी अप्रैल वगैरह में मेरे लेक्चर होंगे अभी 2 दिन के। तो ये डॉक्टराइन ऑफ ऑल और डॉक्टराइन ऑफ रद से की स्पेसिफिक किताब है। जब टॉपिक आएगा तो ये आपके साथ में शेयर कर दी जाएगी। ये मैथमेटिक्स ऑफ इनहेरिटेंस, ये तकरीबन 500 पेज की मेरी बुक है। और मुस्लिम इनहेरिटेंस के स्टडीज, ये 400 पेज की बुक है। इसके अंदर ये केस स्टडीज हैं। ये इनहेरिटेंस शेयर्स ऑफ मुस्लिम वुमेन है, उसको 4 तरीके से शेयर मिलता है। ये स्पेसिफिक केस स्टडी है। ये फ्लो चार्ट्स हैं जो आपको मैंने PDF भेज दी है। ये इस साल विरासत का कैलेंडर बनाया गया था, ये भी एक यूनिक कैलेंडर वर्ल्ड में पहली बार ही बना है। लास्ट ईयर बनाया गया था, इस साल फिर एक कैलेंडर बनाया गया है। ये एक फॉर्म है जो आपके लिए यूज़फुल होगा कि जब कोई किसी की डेथ हो जाए तो इस फॉर्म को फिलअप करके अगर भेज दिया जाए कि किसकी डेथ हुई है, उसने किस किस इनहेरिटर्स को पीछे छोड़ा है, ताकि कैलकुलेशन आसानी से किया जा सके। जनरली हम जो क्वेश्चन पूछते हैं वो अपने अकॉर्डिंग पूछते हैं, जो हमें ये भी पता नहीं होता है किसको क्या शेयर मिलना है। तो ये एक फॉर्म है जो बनाया गया है, ये भी वेबसाइट पर अवेलेबल है। ये कुछ फोल्डर्स हैं जो कि इंग्लिश में हैं और उर्दू के अंदर मौजूद हैं, और धीरे धीरे डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जा रहा है। ये मेरी एक किताब है, तकरीबन अभी 2 साल के बाद आएगी तकरीबन। और इसमें हम जो लॉज हैं इनहेरिटेंस के उसको तकरीबन 100 लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड की ट्रांसलेट कर रहे हैं। अभी तक 25 लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन हो चुका है। तो क्लास मैंने फिनिश कर दी है जो मुझे लेक्चर देना था आज का। अब हम आपके क्वेश्चंस ले सकते हैं। जो भी डाउट्स हैं, मेरे पास आधे घंटे का टाइम ही है। आप 1 बाय 1 अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। और हर क्लास में जब भी होगा हम आधे घंटे का टाइमिंग आपके क्वेश्चंस के लिए रखेंगे। और घर से होमवर्क आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे शुरू करेंगे। घर से होमवर्क में क्या लिखना है, हमने सब कुछ सेम रहेगा।
और आपने इंस्टीड ऑफ दी एक सन यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर घर से आपको लिखना है 3 sons एंड 2 daughters। घर से होमवर्क करेंगे और होमवर्क आप पीडीएफ बनाकर मुझे ग्रुप पे नहीं भेजेंगे, इंडिविजुअल टेलीग्राम पे भेजेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर जो 3 sons लेंगे तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा, स्टेप नंबर में SSS :D यहाँ पे ये हेल्प आपको दिया जा रहा है। तो इनका रेशियो हो जाएगा 2:2:2 :1:1। और जब एडिशन ऑफ रेशियो करेंगे तो क्या हो जाएगा, S+S+S: D+D मीन्स 2+2+2+1+1 2 4 6 7 8, यानी एडिशन ऑफ रेशियो 8 हो गया। और जो रेशियोज है वो 2:1 इस तरीके से होगा। ऐसा नहीं होगा कि इन सब को हम 2 शेयर दे दें और इन सबको हम 1 शेयर दे दें, दैट इज रॉन्ग, ये सही नहीं है। तो ये होमवर्क मैंने आपको दे दिया है, ये होमवर्क सबमिट हो जाना चाहिए नेक्स्ट वीक से पहले। नेक्स्ट वीक जब हम क्लास शुरू करेंगे तो कहाँ से शुरू होगा, वेबसाइट पे हम जाएंगे और हमारी जो वेबसाइट है उसका नाम है iirc.org.in। iirc.org.in। और यहाँ पर क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? ठीक है, मैं दूसरे किसी बैच में सिलेबस दिखा देता हूँ। हमने जो कवर करने की कोशिश की है वो इतना पोर्शन हमने कवर्ड किया है। ये पोर्शन हमने कवर्ड किया है। ये टाइप्स ऑफ इनहेरिटर्स और इनके शेयर, इनका डॉक्यूमेंटेशन आपको भेज दिया गया है। ये टाइम टू टाइम कवर ऑटोमेटिकली होता रहेगा। कमिंग लेक्चर में जो डिस्कशन किया जाएगा वो हम तकरीबन 10 क्वेश्चंस लेंगे और इन 10 क्वेश्चंस के अंदर हम आपको क्लास वर्क भी कराएंगे। 5-6 क्वेश्चन क्लास में करेंगे और 5-6 क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे और धीरे धीरे ये लोड ग्रेजुअली इंक्रीज होता रहेगा। और तकरीबन 120 क्वेश्चंस हम करेंगे और आप प्रॉपर तरीके से नोट करें, कॉपी बनाएं। तकरीबन 200 पेजेस से ज़्यादा की आपकी एक कॉपी प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएगी। नाउ वी कैन टेक दी क्वेश्चन, जो भी आपके क्वेश्चन से हम ले सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन किसी का? माइक्रोफोन अपना ऑन कर लें, सवाल पुटअप करें। 149 कैंडिडेट्स में से केवल 33 स्टूडेंट्स हैं, जबकि आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही आपको इस बैच में एनरोल किया गया था। ये हमारा इंटरेस्ट है। जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है, कमाल है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। मैं मोहसिन बोल रहा हूँ सर। माइक्रोफोन ठीक करें, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। अब आ रही है सर क्लियर आवाज? जी बोलें। अ, अभी इनहेरिटेंस का जो है ना सर, अभी मदर फादर जो आप बताए ना, हम्म तो उसमें मदर भी नहीं है, फादर भी ये हो चुके हैं, और हम्म। वाइफ भी नहीं है। ओनली जो अब सन डॉटर बचे हैं, तो उनको कैसा किसका डिवाइड होगा सर? किसका डेथ हुआ है? जिसका डेथ हुआ है उसने किस किस को छोड़ा है अपने पीछे? 3 लड़के 3 लड़के हैं लड़कियां। 3 लड़के हैं, 3 सन हैं, और लड़कियां कितनी हैं? अ, वही सर, और 3 वो 3 वो। 3 डॉटर हैं और 3 सन हैं। जो शख्स हाँ। की डेथ हुआ है उसका फादर या मदर मौजूद है? नहीं है सर। दोनों में से कोई नहीं है। प्रॉपर्टी वाइफ भी। किसकी? प्रॉपर्टी किसका है?
प्रॉपर्टी ये देखिए सर, उन सारा वो जो अभी डेथ हो गया ना, उनके ही नाम का है सर। किसका डेथ हुआ है? वाइफ का डेथ फादर। हुआ? फादर का डेथ हुआ है? तो हाँ। फादर का जब वाइफ डेथ। हम्म। वाइफ का पहले ही डेथ हुआ है सर। ठीक है, फादर फादर का। फादर फादर का जो डेथ हुआ है, फादर के फादर एग्जिस्ट करते हैं या मदर एग्जिस्ट करती है इनकी? नहीं नहीं सर। कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब इनकी जो प्रॉपर्टी है होल, 3 सन है। हर सन के हाँ। कितने शेयर होते हैं? 2 शेयर होते हैं। डॉटर हर के वन। हर शेयर सन के 2 शेयर होते हैं, यानी कितने शेयर हो गए? 6 शेयर, ठीक है जी। हम्म। ये 6 शेयर हो गए। हर डॉटर का 1 शेयर होता है, यानी ये 3 शेयर हो गए। टोटल कितने हो गए? 9 शेयर हो गए। यानी अगर हम ये मान के चलें कि 9 लाख की प्रॉपर्टी है, तो 1 शेयर कितने का हो गया? 1 लाख रुपए का हो गया। इसका मतलब हर एक डॉटर को हर एक डॉटर को ईच डॉटर को कितना जाएगा? 1 लाख रुपए जाएगा। और हर सन को कितना जाएगा? 2 लाख रुपए जाएगा। अगर हम 9 लाख का फिगर लेके चलते हैं तो, या हम्म। परसेंटेज में लेते हैं तो, परसेंटेज में अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हर डॉटर का जो शेयर हो जाएगा परसेंटेज वाइज, वो कितना हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। क्योंकि 9 आपके पास टोटल शेयर बन रहे हैं। और हर सन का कितना हो जाएगा? 2/9 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन में इस तरीके से होगा। और अगर हम परसेंटेज में लेना चाहते हैं तो 1/9, एंड दैट इज 100। ये हो गया 11 पॉइंट। हर बेटी का शेयर 11.11% होगा, जो भी प्रॉपर्टी सेल आउट होगी, वॉट एवर जो भी होगा। और ये 2/9 हो जाएगा, यानी 22 पॉइंट। हर बेटे का शेयर जो हो जाएगा वो 22.22% हो जाएगा। और किसी का कोई और सवाल भाई? हाँ ओके। सर, मेरा जी नाम सर। सजाद है सर। जी बोलें। हाँ सर, अगर फादर है, फादर एक्सपायर हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, उनके फादर। पीछे म, मतलब फैमिली के हेड ऑफ द फैमिली, फादर एक्सपायर हो जाते हैं, उनके उनकी फैमिली से वाइफ नहीं है उनके, उनका बेटा है एक, और एक बेटा एक्सपायर हो गया बट उसके दो बच्चे हैं, ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड सन एक है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा सर? आपने जो एक क्वेश्चन कहा बेटा है रहे। ये हाँ, आपने क्वेश्चन जो पूछा है वो ये कहा है कि मरने वाले शख्स की वाइफ पहले ही एक्सपायर्ड हो चुकी हैं, फादर जी की सर। डेथ हो रही है, उनका एक सन ये जी। था, एक सन ये था, 2 सन थे। जी। जी। और उसमें से जो सन 1 है, इसकी डेथ भी इस फादर से पहले हो चुकी है, राइट? जी सर। जी सर। ठीक है। तो इसकी डेथ हो चुकी है। उस इसकी उसके डेथ हो दो बच्चे हैं सर। ठीक ठीक है, जस्ट वेट। बिफोर फादर इसकी डेथ हो चुकी है। इसके जी। 2 किड्स हैं, चाहे वो सन हो या डॉटर हो। अब जी। ये पहली डेथ हुई है, एंड दैट इज दी सेकंड डेथ हुई है, ठीक है जी। जी दैट इज सर। दी क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके पास जनरली क्वेश्चंस होते हैं। और एक मिथ ये है कि जैसे कि यहाँ पर है कि भाई वालिद, अब ये जो प्रॉपर्टी है जब इसकी डेथ होगी, तो अब चूंकि इसकी वाइफ भी नहीं है, इसका ये बेटा पहले मर चुका है, तो इसकी जो सारी प्रॉपर्टी होगी, होल प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ ऑफ सक्सेशन, उसका जो ऑनर होगा, यानी होल प्रॉपर्टी का ऑनर ये होगा। होल इस्टेट इसके पास चली जाएगी। अब यहाँ पर एक इशू पैदा होता है कि भाई ये तो एक जुल्म है, पोता पोती बेचारे को हिस्सा नहीं गया। तो पहला चीज ये है कि हमें सीखना चाहिए था, कुरान का पहला ही वर्ड है इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक। तो हम पढ़ते नहीं। हमें लॉज ऑफ इनहेरिटेंस सीखने चाहिए थे, वो हम सीखना नहीं चाहते। क्या इस दादा की ड्यूटी ये नहीं थी कि ये लॉज ऑफ इनहेरिटेंस सीखता? या वो केवल मुफ्ती हजरात के लिए ही है सीखने का, क्योंकि हर एक के लिए आया हुआ है? अगर इसने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा होता तो इसको मालूम होता। मेरी जो किताब है, जो मैंने अभी ब्लैक बुक दिखाई दी आपको, मुस्लिम इनहेरिटेंस केस स्टडी, उसमें मैंने मेंशन किया है कि 47 तरीके से ग्रांड सन और ग्रांड डॉटर को हिस्सा जाता है।
जिन तरीकों से हिस्सा नहीं जा रहा हम उनको हिस्सा दे सकते हैं। इस फादर को ये चाहिए था कि ये अपनी लाइफ में इस ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर की केयरिंग कर सकता था, इनकी एजुकेशन का इंतजाम कर सकता था। दूसरा, ये फादर जो ग्रैंड फादर है इनको अपनी लाइफ में गिफ्ट दे सकता था। तीसरा, ये उनके लिए विल कर सकता था। तो कसूर किसका है, इस्लामिक लॉ ऑफ सक्सेशन का है या इस फादर का है? जी। जी भाई। सर समझ में आ गया। ठीक है, तो हम बेवजह ब्लेम लगाना बैठ जाएं और फिर इसी पे सारे के सारे एग्री कर जाएं, इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट द परफेक्ट थिंग। ये तीन हमें चीजें दी गई थी। अच्छा, अब अगर इसकी डेथ हो जाती है, इसकी वाइफ भी रही होगी, इसकी वाइफ को इस सन से मिल गया होगा, इसकी जो प्रॉपर्टी रही होगी इसके बच्चों को यहाँ मिल गया होगा, क्या ये जरूरी है कि पोता और पोती हमेशा ही दादा की प्रॉपर्टी से कम प्रॉपर्टी रखे होंगे? ऐसा कोई रूल है कि आज की डेट में क्या सारे नहीं। दादाओं के पास अरबपति होगा? सारे दादा क्या, कितने दादा आज की डेट में हम देखते हैं कि सही नया जनरेशन है वो तो आपके पास आईटी डोमेन के अंदर अच्छे पैसे कमा रहा है, दादा बेचारा बिल्कुल गरीब हो चुका है। तो इट्स नॉट मैंडेटरी। और जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है बेसिकली जो आप लाइफ में दे रहे हैं अपने, वो गिफ्ट या जो भी है, मरने के बाद आप जो दे रहे हैं वो आपकी प्रॉपर्टी है कब? आप कहते हैं कि वालिद साहब की प्रॉपर्टी है, कैसे वालिद साहब की प्रॉपर्टी है? भाई आप कुरान करीम में देखते हैं, अलिफ लाम मीम के पारे में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, कि वो लोग हैं वो ये उसमें से खर्च करते हैं जो हमने इनको दिया है। हम जब आते हैं तो खाली हाथ आते हैं, ठीक है ना, हर एक खाली हाथ आता है। जो दिया हुआ है वो अल्लाह ताला का फजल है, और जो इसको जा रहा है या इसको जा रहा है वो अल्लाह ताला का दिया हुआ एक गिफ्ट है। और ये गिफ्ट जो जा रहा है वो क्लोजेस्ट को जाएगा, तो ये क्लोजेस्ट है, इसको जा रहा है। दादा को ये चाहिए था कि अपनी जिंदगी में वो इनके लिए कुछ कर देते, तो वो जाहिर सी बात है गिफ्ट भी इनको दिया जा सकता था, विल कर देते तो 1/3 तक की विल जा सकती थी, लेकिन दादा ने नहीं किया। बहरहाल, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई किसी का। अभी 10:30 तक हम हैं आपके साथ में। Sir, जी जी फरमाएं। my question is, thank you for this session, sir. Sir, what would be the distribution scenario in case of a person is having own child as well as adopted kids? देखें, यहाँ पर इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग फिर वही फंडामेंटल है कि अगर कोई ये शख्स है, अगर इसकी डेथ हो चुकी है, जिंदा है। No, sir, he is alive, sir. अच्छा, लाइव है। आप क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि अगर ये मर जाता है, इसका एक सन है S1 और एक Hmm. दूसरा जो है वो आपके पास एडॉप्टेड सन है। Yes, तो sir. देखिए, इसकी डेथ के बाद इसकी जो सारी प्रॉपर्टी का जो ओनर होगा, अगर यही एक अगर आपके अकॉर्डिंग मान के चलते हैं कि ओनली दिस सन इज अवेलेबल, ना मदर है ना इसका फादर है, ना इसका फादर है ना इसका मदर है ना इसका वाइफ है, ओनली दिस एंड दिस वन इज एग्जिस्ट, तो इसकी सारी प्रॉपर्टी का ओनर जो होगा इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग ये होगा। लेकिन अगर ये जो कैंडिडेट है जो कि अभी लाइव है, मरा नहीं है, जिंदा है, तो ये अपनी जिंदगी में दो काम इसके लिए कर सकता है, जैसे उसके लिए किया जा रहा था पोता पोती के लिए। ये अडॉप्टेड है तो इसकी जिंदगी में केयरिंग भी कर सकता है, इसको गिफ्ट भी कर सकता है, इसको विल भी कर सकता है, क्योंकि जिनका हिस्सा विरासत में नहीं है उनके लिए विल किया जा सकता है। गिफ्ट इसको भी दे सकता था, गिफ्ट इसको भी दे सकता है, लेकिन विल इसके लिए कर सकता है, इसके लिए विल नहीं कर सकता। तो अडॉप्टेड सन का मुस्लिम लॉ ऑफ सक्सेशन में कोई हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। Thank you, हिंदू sir. लॉ, हिंदू लॉ ऑफ सक्सेशन में तो कर सकते हैं, बस मुस्लिम लॉ ऑफ सक्सेशन में नहीं है। अभी मेरी एक बुक आ रही है, टाइम लगेगा उसमें, उसका नाम है द चॉइस, मैन मेड लॉ वर्सेस डिवाइन लॉ। उसमें हर एक क्वेश्चन को हम चार तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, हिंदुइज्म, इस्लामिज्म, जुडिज्म एंड क्रिश्चियनिज्म। तो इट विल टेक टाइम है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? वी हैव दी 15 मिनट्स, 15 मिनट है हमारे पास। हर एक ने मरना है भाई, एक वर्चुअल सिनारियो हेलो। बना सकते हो जी। हेलो जी जी सर, अस्सलाम फरमाएं। वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है सर, हम्म। क्या फादर ने उसके हयाती में उसके जो
उसका जो लड़का है और दो लड़कियां हैं, एक लड़का है दो लड़कियां हैं, ठीक है। और उसने उसके हयाती में हम्म। उसके लड़के के नाम पे तलाटी के पास में एप्लीकेशन एफिडेविट देकर हम्म। लड़के के अकेले के नाम पे हम्म। 4 एकड़ खेती करा दी। ट्रांसफर तो ऑफ प्रॉपर्टी जो है इस बेटे के नाम करा दी, बेटियों के नाम नहीं कराई। बेटियों के नाम नहीं करा दी। ठीक। क्या ये मुस्लिम लॉ के कानूनी हिस्से में आता है? देखिए जी, अब पहली चीज तो ये कि अगर ये जिंदा हैं तो इनकी माँ मौजूद है क्या अभी? नहीं, माँ भी मर गई और उनके पिताजी भी मर गए। और इनकी वाइफ मौजूद है? उनकी वाइफ भी मर गई। वाइफ भी मर गई, तो ये हैं और ये मौजूद हैं। अब इन्होंने कितना बड़ा गलती कर दिया। जी। मिशकात 3078, नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं। अच्छा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी ने किसी की मीरास काटी, अगर किसी ने किसी की मीरास काटी, रोज़े क़यामत अल्लाह ताला उसकी जन्नत की मीरास काट देगा। बात समझ में आ गई? तो जी। इस वालिद ने जो गड़बड़ किया है, इसके नाम कर दिया है, और ये वालिद अभी अभी जिंदा भी है, तो जी। इसको चाहिए कि अपने आप को दुरुस्त करे। और जी। अगर इसको कर दिया है तो इस बेअक्ल इंसान को ये चाहिए कि ये इन दोनों बेटियों का हक अपने पास रख रहा है। हम्म। ठीक है। मरने के बाद अगर फॉर एग्जाम्पल 4 लाख का अमाउंट होता तो 2 लाख इसको जाता, 1 1 लाख इसको जाता, ठीक है ना? ओके। क्योंकि जी। 2 शेयर इसके बनते कि इसका बनता, और ये लेकर उसको बैठ गया। तो इसको भी इल्म सीखना चाहिए, इसको भी इल्म सीखना चाहिए। हम सिर्फ कन्वे ही कर सकते हैं लोगों जी। को, फोर्स तो नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लामिक सल्तनत बराबर। तो वर्ल्ड में कहीं नहीं मौजूद है। हम समझा सकते हैं, समझते हैं तो जी। ठीक है, हमारा काम पूरा हो गया है। ठीक है। तो ये गलत किया जी। गया है, इट्स ए टोटली रॉन्ग 100%। और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन भी? शुक्रिया सर। जी, सवाल पूछते रहिए भाई, वी हैव द 10 मिनट्स मोर है। जी अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम। शेख जी, शेख आई हैव अ डाउट ओके। रिगार्डिंग लाइक आप मीरास कैलकुलेट करना बोल रहे हैं शेख, मगर एक इंसान गुजर जाता है तो उसके घर के कपड़े, बर्तन, मसाला, वट एवर इट इज, एवरीथिंग विल कम इन द मीरास, सो कैलकुलेशन विल बिकम टफ नहीं क्या शेख? देखें, यहाँ पर एक इंग्लिश राइटर की एक मैंने बुक पढ़ा था, एंड ही रोट इन हिज बुक, इफ द डिसीज्ड पर्सन हैव द चिंगम इन हिज और हर माउथ, उसको निकाल कर भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। इतना बारीक लॉ है। तो हमें करना क्या चाहिए कि जब हम ईच एंड एवरीथिंग का रिकॉर्ड्स रखते हैं, तो हमें इसका भी रिकॉर्ड्स रखना चाहिए कि कौन सा सामान किसका है। जब हमें पता लग जाए किसका सामान किसका है, तो उसका एक रफली वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। या हमारे ब्रदर और सिस्टर जिनके शेयर्स बन रहे हैं, वो आपस में अगर बैठ जाते हैं और देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम, और कोई सा भी चीज अगर ये लेना चाहता है और ये सारे एग्री हैं, तो वो उसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहां डिस्प्यूट हो वहां तो करना चाहिए। बट अगर मान लो वाले साहब का एक कोर्ट है, अब एक बच्चा कहता है जी मेरे को चाहिए, और बाकी सारे इस पे एग्री हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे ये भी कहता है मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। तो नेगोशिएशंस तो आप लोग ही बैठ के घर में करेंगे। ना तो ये लॉयर कर सकता है आपके घर का फैसला, और ना ही कोई ग्रांड मुफ्ती कर सकता है। वो सिर्फ आपको सॉल्यूशन दे सकता है किसका कितना हिस्सा किस में बन रहा है। ठीक है जी। ये इंटरनल मैटर है। ये तभी ही आपके पास अच्छी तरीके से सॉल्व हो सकते हैं जितना हम मुस्लिम लॉ ऑफ सक्सेशंस को पढ़ेंगे। मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अब ये कि हम उसको मुश्किल करके बढ़ जाएं तो दिक्कत पेश आती है, राइट? बहुत सारी चीजें हैं, आप उनमें किसी ने वाले साहब की घड़ी अगर लेनी है तो घड़ी की कुछ ना कॉस्ट होगी, कोई कार लेना चाहता है तो कार की कॉस्ट होगी। तो बेटर इज दैट इसकी वॉच की और कार की आप अमाउंट निकाल लें, इस अमाउंट का जो शेयर हर एक के पास आता है उसको दे दें, इतना इतना हो रहा है। अब किसी को वॉच चाहिए तो वॉच की कीमत अदा कर दे जितनी उसकी आपके पास कॉस्टिंग जा रही है, माइनस या प्लस में, या कार की जा रही है। तो हम आगे पीछे ले सकते हैं। ये केस वैसे भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो अगर ये रोड है फॉर एग्जाम्पल और यहाँ पर भी एक रोड है,
अब पीछे रोड नहीं है, तो अब एक बच्चा ये कहता है जी ये 50 गज जगह चाहिए, वो 50 मीटर जगह यहाँ की ले लेता है, अगला 50 मीटर यहाँ की ले लेता है। अब पीछे वाली अगर 100 मीटर भी बच जाती है, तो आप मुझे बताएं जो सड़क के किनारे 50 मीटर है ये ज्यादा वैल्यूएबल है, या जो पीछे 100 मीटर है वो ज्यादा वैल्यूएबल है जी? सड़क के सामने वाली सड़क 50 के मीटर। सामने वाली। तो इसका मतलब ये कि डिस्प्यूट तो होगा। आप ये कहोगे जी, आप अपनी अगर मान लो आप रियल सिस्टर को ये दे देते हैं कि रियल सिस्टर हम आपको जो है 100 मीटर दे रहे हैं, देखो हमने 50 मीटर ले ली, हम कितने बड़े दानी हैं। तो ये दानी तो नहीं है, ये तो जुल्म ढाने के लिए बैठा हुआ है बहन के ऊपर। मैं तो यही कहूंगा। और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। स्कॉलर सेज द डू वन थिंग, कि हम इसकी कॉस्टिंग निकालें पूरे की, और इसकी कॉस्टिंग कर निकालें, होल प्रॉपर्टी की कॉस्टिंग निकाल दी। निकालने के बाद ये पता लग गया कि उसमें बेटे का शेयर कितना है और बेटी का शेयर कितना है, वो अमाउंट उनके हैंड ओवर कर दिए गए। अब किसी को ये अगली वाली अगर जगह चाहिए, तो अगली वाली जगह की जो कॉस्ट है वो 50 लाख रुपए की है, पीछे वाले की 25 लाख रुपए की। अगर इसको ये वाला पार्ट चाहिए तो ठीक है, 25 लाख इस वाले भाई को दे दो और ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बेटर इज दिस, मैटर जो सॉल्व करना चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ द मनी करना चाहिए। अदरवाइज तो जो जमीनें हैं उनकी पट्टियां खिंच जाती हैं, हमने जितने कैलकुलेशन किए हैं वो लंबी लंबी पट्टियां खिंच जाती हैं, देयर इज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं रहता उसका फिर। तो किसी एक भाई के तो काम आ जाए, कम से कम दूसरे के तो काम आ जाए। तो बेटर इज दैट कि हम उनको मनी मैटर में ले लें, और इस तरह के जो कोट है, पैंट है, कपड़े हैं, दुपट्टे हैं, ये उस तरीके से, इसमें कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है, ये भाई बहन आपस में तय कर सकते हैं। अगला कोई क्वेश्चन भी दें भाई। सर मेरा सर एक क्वेश्चन क्वेश्चन। इसके रिगार्डिंग है। बोले। तो अब समझो कि फॉर एग्जांपल मदर है हम्म। और उनके हस्बैंड भी जिंदा है, दैट इज द लेडी जो है, इनके हस्बैंड जिंदा है, हाँ ठीक है। हम्म। और इनके चार औलाद हैं, दो बेटे दो बेटी। यानी फादर है, मदर है, दो बेटे हैं, दो बेटी हैं, सारे ही जिंदा हैं। जी। ठीक है। अब मदर चाहती हैं कि एक बेटी जो जिसका तलाक हो चुका है और उनके साथ रहती है, उनको गिफ्ट देना चाहती है। एक मिनट। इसका डाइवोर्स हो चुका है, ठीक है। जी। हाँ। प्रॉपर्टी साथ किसकी है? मदर रहती की है। है? प्रॉपर्टी जी मदर की है, प्रॉपर्टी मदर की है। जी जी अच्छा, मदर की जो अपनी प्रॉपर्टी है उसमें से वो ये चाहती हैं कि इस बेटी को कुछ दे दिया जाए। जी। ठीक है। तो अगला। सिर्फ एक बेटी को देना करेक्ट होगा, या सारे जो चिल्ड्रन हैं उनको इक्वली दिया जाए? देखिए, हमने पीछे डिस्कशन ये किया था, जो थंब रूल है बेसिक्स, नुमान बिन बशीर रदी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है सही बुखारी के अंदर, उसमें रूल ये था कि वो अपने एक बेटे को कुछ हदिया या तोहफा देना चाहते थे, कुछ हदीस में कि वो गुलाम देना चाहते थे। उनकी वाइफ ने फोर्स किया कि आप जाइए, मैं तब तक आपसे राज़ी नहीं होंगी जब तक आप इस चीज़ को, इस बच्चे को दें, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीच में विटनेस ना बना लें। तो वो आते हैं अल्लाह के रसूल के पास और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस बच्चे को ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो आपने कहा कि क्या आपने ऐसा गिफ्ट अपनी बाकी औलादों को दिया है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो आपने कहा फिर मैं जुल्म का गवाह नहीं बनता, और दूसरी हदीस में कि जो इसको गिफ्ट दिया है वो वापस ले लो। तो वो जो कंडीशंस है वो एक आइडियल कंडीशन है। आज की डेट में स्कॉलर ये कहते हैं कि अगर किसी के साथ में कोई कंडीशनल चीज एग्जिस्ट करती है, जैसे कि ये आज की डेट में ये जो डाइवोर्स हो चुकी है, ना तो इसका ध्यान ये भाई रखने वाला है, जिस वर्ल्ड के अंदर हम रह रहे हैं आज की डेट में 99% यही होता है, जी। ना ये रखने वाला है, ये शादी होके चली जाने वाली है, इसके पास कुछ नहीं रहना है, ये अपने बच्चों का ख्याल रखेगी, अपने हस्बैंड का ख्याल रखेगी। तो अगर मदर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको गिफ्ट करना चाहती हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, गिफ्ट कर सकती हैं। तो मतलब सिर्फ इस डॉटर को दे सकती हैं? दे सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ऑनर जो हैं आपके पास मदर हैं, वो इनकी काउंसलिंग कर सकती हैं कि भाई या तो आप ये क्लियर करके दो कि भाई आप इसकी केयर करोगे, बट हमारी डेथ के बाद हम खुद देख रहे हैं सामने आप केयर नहीं करते, बाद में क्या करोगे? तो ये जो इश्यूज हैं बेसिकली हर एक मदर और फादर पेरेंट्स अच्छी तरीके से जानते हैं कि बाद में क्या इशू अराइज करेंगे। जैसे आज की डेट में एक मैटर जनरेट होता है
कि कुछ स्कॉलर ने यहाँ तक भी फतवे दिए हैं कि जिस कंट्री में हम यहाँ पर रहते हैं बहुत सारे क्राइसिस मौजूद हैं, और मरने के बाद पेरेंट्स को अगर ये अंदेशा हो कि हमारी मौत के बाद हमारी जो औलादें हैं आपस में डिस्प्यूट करेंगी, लड़ेंगी, और प्रॉपर तरीके से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो आज की डेट में हिंदुस्तान में भी स्कॉलर से जो कि इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी है, IFA, जो कि इंटरनेशनल फ़िक़्ह एकेडमी है, उसके अंदर मल्टीपल स्कॉलर्स का कहना ये है कि आज की डेट में हम क्या कर सकते हैं कि एक विल तो वो है कि जो विल हम वन थर्ड करते हैं, और ये किसके लिए होती है? नॉन ईयर्स के लिए होती है, ईयर्स के लिए नहीं होती। जी ये एक विल जो कि जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं, इंग्लिश कंट्री के अंदर रहते हैं, वहां पर हमें एक विल लिखना होता है, विल टू प्रिजर्व इस्लामिक इनहेरिटेंस शेयर। विल लिखना होता है किसके लिए? जो शेयर हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। तो ये फादर या मदर एक काइंड ऑफ विल लिख सकते हैं अपनी लाइफ में कि मेरा नाम ये है, मेरे बाप का नाम ये है, ये हमारा रेजिडेंस है, हमारी वाइफ है, हमारे सन हैं, डॉटर हैं। अगर हमारी डेथ हो जाती है और हमारी डेथ के बाद ये वाइफ, ये बेटे और ये बेटियां मौजूद हैं, तो इनका परसेंटेज अकॉर्डिंग टू दी इस्लामिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस 12.5 होगा। इनका परसेंटेज इतना होगा, इतना परसेंटेज ये होगा। और ये स्कॉलर से इस केस को स्टैंप पेपर के ऊपर लिख लिया जाए, और स्टैम्प पेपर पे लिखने के बाद बच्चों से भी दस्तखत करा लिए जाएं, सिग्नेचर करा लिए जाएं, मदर भी कर, ये 5 सारे लोग कर दें जो ईयर्स मौजूद हैं, ताकि इस शख्स की डेथ के बाद कोई भी इंडिविजुअल फर्द इसकी प्रॉपर्टी को सेल आउट ना कर सके, चूंकि डॉक्यूमेंट में सारी चीजें क्लियरली मौजूद हैं। तो ये भी एक तजवीज़ है आज की डेट में, जो कि धीरे धीरे स्कॉलर इसकी तरफ आ रहे हैं। जबकि हम उसमें नोट ये भी लिख दें कि हमारी जो विल हमने लिखी है दैट विल बी द इनवैलिड। अगर मेरी वाइफ मर जाती है तो ये विल इनवैलिड हो जाएगी, आई विल राइट द विल अगेन। क्योंकि जिंदा जिंदा जो शख्स है वो विल को अपनी दोबारा से डिफाइन कर सकता है। ठीक है, जी तो यहाँ पे हम दे सकते हैं, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक इशू है, डाइवोर्स हो जी चुका है, बच्चे भी होंगे, फिर केयर कौन जी करेगा, तो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। अगला कोई क्वेश्चन है भी किसी का? एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, 3-4 मिनट बाकी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये तो है कि एक घर के परिवार माँ और फादर ने एक उनकी बेटी थी, लेकिन उन्होंने एक अडॉप्टेड सन को अडॉप्ट कर लेते हैं। ओके सन सन को। सन एडॉप्टेड है, ठीक है। हाँ हाँ, लेकिन उन्होंने माँ और फादर दोनों ये नहीं, उनका प्रॉपर्टी आके बेटे के नाम को कर दिए थे, बेटी को कुछ भी नहीं देके। वो मदर एंड फादर का अपना कोई बेटी है, बेटा बेटा बेटी है? बेटा बेटी नहीं है, सिर्फ बेटी थी। सिर्फ बेटी लेकिन है, वो एंड दैट इज द एडॉप्टेड सन। हाँ हाँ सर। ओके। बेटी को नहीं दे के वो बेटे को प्रॉपर्टी लिख दिए थे। वो हम्म। कैसे है सर वो तो ये तो दिक्कत। गलत होगा। भी मैंने डिस्कशन किया था, किसी ने पूछा था कि यहाँ हम्म, पर अगर हम, जैसे इन्होंने ये कर दिया, तो ये अडॉप्टेड सन को दे सकता है, क्योंकि ये लाइफ में इसने दे दिया, इट्स ओके। बट यहाँ पर एक इशू इसने ये कर दिया कि जो डॉटर था दैट वाज द लीगल एयर, राइट? ये लीगल आपके पास ईयर था, और इस बेटी का जो लीगल जो ईयर है, इसका शेयर जो होना है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ ऑफ सक्सेशन 1/2 था। ये 1/2 की, यानी 50% की अपने फादर और मदर की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार है, और आपने इसका शेयर भी इसको कर दिया, और आपने इसका शेयर क्या कर दिया? कट कर दिया। तो मैंने डिस्कशन अभी किया था, इफ somebody इज कटिंग दी शेयर ऑफ द मेल और फीमेल, जो भी आपके पास लीगल एयर है, उसका शेयर कट करता है और दूसरे को ट्रांसफर करता है, तो मिशकात शरीफ की 3078 हदीस में आया था, इसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर किसी ने किसी का प्रॉपर्टी जो है दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, यानी किसी ने किसी का शेयर जो है, विरासत का हिस्सा कट कर दिया और दूसरे को दे दिया, तो इसका मतलब उसने क्या किया? एक जुल्म कर लिया। और उसका जुल्म की इतनी बड़ी सजा है कि अल्लाह तबारक ताला का इरशाद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस किसी ने किसी की मीरास काटी, ऑन द डे ऑफ द जजमेंट, अल्लाह विल कट
दी जन्ना, उसकी जन्नत जो उसको मिलने वाली थी वो उसको जन्नत की मीरास से दूर कर देगा। यानी कि शख्स को जन्नत अगर मिलने वाली थी फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उसने हुकूकुल इबाद, एक हुकूकुल अल्लाह है यानी राइट्स ऑफ द अल्लाह, एक राइट्स ऑफ द आपके पास ह्यूमन है यानी बंदों के हक हैं, तो जो बंदों के हक हैं वो उसमें कट कर लिया मीरास का हक, तो इसका मतलब उसने अपना ठिकाना जहन्नम खुद कर लिया, तो ये गलत कर दिया गया टोटल। अब या तो ये इसको रिकवर करें, एटलीस्ट 50% इसको शेयर कर दें और 50% इसको आपके पास गिफ्ट कर दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये 50% तो इसका शेयर बनता ही है। और अगर ये नहीं करते हैं सन को, तो पूरी की प्रॉपर्टी की मालिक यही बननी है, क्योंकि इसका तो कोई, इनकी डेथ के बाद, मदर एंड फादर की डेथ के बाद देयर इज नो शेयर ऑफ द अडॉप्टेड सन, वो सारा का सारा इसी को जाएगा, डॉटर को ही जाएगा, इसको नहीं जाएगा। और लाइफ में अगर वो कर देते हैं तो 50% तो एटलीस्ट उसको करते हैं जो इसका शेयर है, बाकी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये अगला कोई क्वेश्चन? सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये पूछना था कि अगर इंसान अपनी हयात में ही जो उसके बच्चों का शेयर बनता है मीरास का, वो वही प्रोपोर्शन में अपने हयात में बच्चों को दे सकता है, वो जायज़ होगा? अपनी हयात में अगर दे दिया किसी ने, तो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सन भी है डॉटर भी है, और जिंदगी में आप जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और यहाँ फॉर एग्जाम्पल आपकी वाइफ भी है और कोई शख्स है जो करना चाहता है, तो वाइफ को लेट से उसने 12.5% का मालिक बना दिया अपनी जिंदगी में, और जो बाकी बचा दैट इज 87.5%, तो 87.5% के उसने 3 डिवीजन कर दिए, और 3 डिवीजन करने के बाद 87.5% बचता है उसके, उसने 3 डिवीजन कर दिए, और एक डिवीजन 29.16 का आ गया जो उसने डॉटर को पकड़ा दिया, और 20 दिस वन जो है तकरीबन 54 समथिंग जो है, जो भी आया 58 वो इसने डॉटर सन को पकड़ा दिया। और इस तरीके से अगर वो कर देता है, तो यहाँ पर जो रूल था कि औलाद के बीच में जो तकसीम करना है, क्योंकि वाइफ के बारे में वो आपके पास कोई ऐसी हदीस नहीं है, औलाद के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन का ये है कि उसको इक्वल करना चाहिए था, अनइक्वल अगर उसने कर दिया, तो ये कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग हो तो गया, लेकिन अखलाकी जो पहलू है वो आपने माइनस कर दिया। अब आप मान लीजिए कि अगर आपकी जो डेथ है, क्या जरूरी है कि यहाँ पर आपकी डेथ हो जाएगी और आप ओल्ड एज में नहीं जाएंगे? मान लीजिए आप ओल्ड एज में चले जाते हैं, एज में चले जाते हैं, बेटी को आपने जो है कम दिया है, बेटे को ज्यादा दिया है, तो आपकी केयर करना कौन पसंद करेगा भाई? इन दोनों के बीच में थोड़ी ना इत्तेफाकी पैदा होगी कि नहीं होगी? जी नहीं, तो मगर इस सर नाते, मेरा जी। मेरा मसला इस सवाल इस वजह से था क्योंकि हमारे इंडियन सिस्टम में किसी की जब हम्म। ये जाकर वो मंडल ऑफिस से वो लीगल हायर सर्टिफिकेट निकल लेकर आते हैं, और उनका वो तो आपके प्रोपोर्शन को ऑनर नहीं करेंगे ना वो लोग, तो फिर वो बाद में लड़ाई झगड़े होते हैं कि किसको कितना जाए, और वो जो एक दूसरे अगर फर्ज करें मल्टीपल प्रॉपर्टीज है वो एक दूसरे को कैसे ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि पूरे तो फादर के नाम पे होगी ना प्रॉपर्टीज। नहीं, तो वो झगड़े को फादर के नाम पे प्रॉपर्टी तो मैंने अभी आपको पीछे किया कि फादर एक विल लिख सकता है, और ये विल वो है, वो जो विल नॉन एयर्स के नहीं लिए नहीं है, ये विल है फॉर द एयर्स के लिए, और ये विल है टू प्रिजर्व द इस्लामिक इनहेरिटेंस शेयर आफ्टर द डेथ ऑफ दिस पर्सन, कि मेरे बनने के बाद मेरी वाइफ का शेयर इतना होगा, मेरे बेटों का शेयर इतना होगा, और ये स्टैम्प पेपर के ऊपर है, कोर्ट के अकॉर्डिंग आपने स्टैम्प पेपर पे लिख दिया है, मरने के बाद ये विल आपके पास एप्लीकेबल होगी, क्योंकि आपने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। अच्छा समझ गया ठीक मैं। है, तो इस तरीके से आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। अच्छा मैं समझ गया। ठीक है जी, क्लास को एंड करते हैं भाई, 10:30 हो चुका है, क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, और एक हफ्ते कमिंग फ्राइडे से पहले पीडीएफ की शक्ल में यू विल सेंड टू माय इंडिविजुअल, उसमें ग्रुप में नहीं डालेंगे, ग्रुप में डालेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन का आंसर रीड कर लेगा, इंडिविजुअल आप मुझे टेलीग्राम पे भेजेंगे। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।